भारतीयों की जब भी बात आती है तो हम जाने जाते हैं अपनी जुगाड़ के लिए। दोस्तों, ये मैं इन सभी तस्वीरों को देखकर नहीं कह पा रहा हूँ, ये मैं ऐसा इसरो की वजह से कह रहा हूँ, यानी हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी। क्योंकि इसरो ने एक ऑटो रिक्शा से भी कम खर्च पर एक स्पेसशिप को मंगल ग्रह पर भेजा था। तो सोच कर देखें कि कितनी बड़ी बात थी ये हमारे लिए। ठीक वैसे ही इसरो एक और नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जिससे कहते हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। ये वो रीयूजेबल टेक्नोलॉजी नहीं है जो स्पेसएक्स के फाउंडर इलॉन मस्क ने बनाई थी। ये एक अलग ही लेवल की टेक्नोलॉजी है जिससे भारत की स्पेस सेक्टर की तस्वीर दुनिया के सामने पूरी तरह से बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आपका द इंटेंस सीक्रेट में। इसरो के इस नए मिशन को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रीयूजेबल टेक्नोलॉजी होती क्या है। अब मान लीजिए कि आप एक बस से सफर करके दिल्ली पहुंचते हैं। अब अगर आपको पता चले कि जिस बस से आप आए हैं वो सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उससे आप एक बार ही सफर कर सकते थे और सभी ऐसे ही सफर करने के लिए बस को एक बार ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जरा ये सोचिए कि हमें एक ही दिन में कितनी बस चाहिए होंगी, इसे बनाने में खर्च भी कितना होगा और ऐसे कब तक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल सकता है। लेकिन एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि कई दशकों से इसी तरह से चल रहा है, यानी हमारा स्पेस ट्रांसपोर्ट, जिसमें ज्यादातर स्पेसशिप एक बार ही इस्तेमाल हो पाते हैं, उन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा पाता। अर्थ से लॉन्च किए जाने वाले स्पेसशिप की दो जरूरी चीजें होती हैं। पहला रॉकेट होता है और दूसरा उसके ऊपर स्पेसक्राफ्ट फिट होता है। रॉकेट का काम होता है धक्का लगाकर स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में पहुंचाना। इसके बाद रॉकेट का काम खत्म हो जाता है और वो अर्थ पर समुद्र में वापस गिरता है। इसके बाद ये किसी भी काम का नहीं रह जाता। इसलिए एक स्पेस मिशन में बहुत सारा खर्च आता है और शायद इसी वजह से इंसान स्पेस को इतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा है। तो पिछले कुछ दशक तक लोग मान चुके थे कि यही एक इकलौता तरीका है स्पेस पे काम करने का। लेकिन फिर एक आदमी आता है और सब कुछ बदल जाता है, जिनका नाम था इलॉन मस्क। 2002 में इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स नाम की कंपनी बनाई और इसी कंपनी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। स्पेसएक्स की सफलता का कारण है रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे रॉकेट्स को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे स्पेस ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कई गुना कम हो जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि स्पेसएक्स ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई कैसे। तो इस कंपनी के फाउंडर इलॉन मस्क ने इस कंपनी को बनाया था, जिसे बनाने में उनका मकसद था कि वो इंसानों को दूसरे ग्रह पर ले जा सके। इसलिए उनका पहला टारगेट था मंगल ग्रह। लेकिन जल्द ही इलॉन मस्क ये समझ गए थे कि पिछड़ी टेक्नोलॉजी और पुराने रॉकेट से ये करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इलॉन मस्क ने रीयूजेबल रॉकेट्स को बनाने पर काम शुरू किया। शुरुआती दिनों में स्पेसएक्स इस प्रोजेक्ट में असफल होती रही। बहुत दिनों तक टेस्ट ही चलता रहा और उन दिनों बड़े बड़े वैज्ञानिक इसे बेवकूफी भरा आइडिया तक कहने लगे थे। लेकिन कई असफलताओं के बाद दिसंबर 2015 में स्पेसएक्स को पहली सफलता मिली। पहली बार किसी रॉकेट को अर्थ की ऑर्बिट में जाने के बाद दोबारा अर्थ पर लैंड कराया गया था, जिसका नाम था फैल्कन 9। फिर अप्रैल 2016 में इसी रॉकेट को लॉन्च के बाद अटलांटिक महासागर पर एक ड्रोन जहाज पर उतारा गया था। इसके बाद स्पेसएक्स ने मानो एक नया इतिहास ही रच दिया। साइंस फिक्शन लगने वाली टेक्नोलॉजी को इन्होंने हकीकत में बना दिया था। जो रॉकेट किसी काम का नहीं रह जाता था, अब उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता था और इसी टेक्नोलॉजी ने स्पेसएक्स को दौलत और शोहरत दोनों ही दे दी। नासा जैसी बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस अब इन्हीं रॉकेट्स पर डिपेंड हो चुकी थी। इलॉन मस्क का दावा है कि ठीक इसी तरह एक दिन वो मंगल ग्रह पर भी इंसानी कॉलोनी बसाएंगे। जब यह सब कुछ अमेरिका में चल रहा था तो भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो भी एक टेस्ट की तैयारी कर रहा था। मई 2016 में इसरो ने इस टेस्ट को हरी झंडी दे दी थी। इसी टेस्ट का नाम था रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, यानी RLV-TD। आसान शब्दों में कह सकते हैं कि इसरो भी एक रीयूजेबल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं। कह सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी पर इसरो के शुरुआती कदम थे। आप समझते हैं कि इसरो की रीयूजेबल टेक्नोलॉजी स्पेसएक्स से अलग कैसे है। इसरो जिस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, यानी RLV पर, जिसे स्वदेशी स्पेस शटल भी कहा जा सकता है। स्पेस शटल असल में नासा का बनाया हुआ स्पेसशिप था,
ये एक रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट था, यानी इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता था। दोस्तों 1981 से नासा इस तरह के स्पेस शटल स्पेस में भेज रहा है। इसे एक रॉकेट के सहारे स्पेस में भेजा जाता था। वहाँ जो भी काम होता था करके अर्थ पर एरोप्लेन की तरह लैंड करके आ जाता था। इसी विमान से कल्पना चावला लौट रही थी जब उनके साथ वो हादसा हुआ था। नासा ने स्पेस शटल को 1911 में रिटायर कर दिया था। ऐसे ही रशिया ने भी बुरान करके एक स्पेस शटल बनाया था, लेकिन उसको भी कुछ प्रोजेक्ट के बाद बंद कर दिया गया था। 2011 के बाद इस तरह के विंग्स स्पेसक्राफ्ट यानी पंखों वाले यान ने उड़ान नहीं भरी। अब इसरो भी इस तरह का ही विंग्स स्पेसक्राफ्ट बना रहा है, जिसे लॉन्च के बाद भी दोबारा इस्तेमाल किया जा पाएगा। अब सवाल ये आता है कि जब अमेरिका और रशिया जैसे देश इस टेक्नोलॉजी को बंद कर चुके हैं, तो भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो इस पर इतनी मेहनत क्यों कर रही है? इसके जवाब में कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे वो 20वीं सदी की टेक्नोलॉजी थी, लेकिन इसरो जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट बना रही है वो 21वीं सदी की न्यू टेक्नोलॉजी है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से इसरो का रियूजेबल का आइडिया स्पेसएक्स से भी कई गुना ज्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि स्पेसएक्स रॉकेट के नीचे के ही हिस्से को कवर करने पर फोकस करता है, जबकि इसरो का ध्यान रॉकेट के ऊपर वाले हिस्से को यानी स्पेसक्राफ्ट को बचाने पर है, क्योंकि यही हिस्सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसी में महंगी डिवाइसेस लगी होती हैं। ऐसे कहा जाता है कि ऐसा करने में अगर इसरो सक्सेस हो जाता है तो कई गुना ज़्यादा खर्च इसमें बच जाएगा। ये विंग्स स्पेसक्राफ्ट किसी भी तरह की डिलीवरी स्पेस में करने में सक्षम होगा, जैसे सैटेलाइट को स्पेस में छोड़कर वापस अर्थ पर आसानी से लैंड कर जाएगा। फिर इसका इस्तेमाल किसी भी मिशन के लिए भी किया जा सकता है। आप सोचते होंगे कि स्पेस से एक ऑब्जेक्ट या स्पेसक्राफ्ट को वापस लाना कौन सी बड़ी बात है, तो एक बार आप उस पल के बारे में सोचिए जब स्पेसक्राफ्ट स्पेस से वापस अर्थ के एनवायरनमेंट में घुसता है, तो उसकी स्पीड सोचकर देखिए कितनी होती होगी, और साथ ही अर्थ की ग्रेविटी भी इसे अपनी ओर खींचती है। दूसरी ओर वायुमंडल में पैदा हुए घर्षण और उसका फोर्स भयंकर गर्मी पैदा करता है। इस हीट का टेम्परेचर उस समय 3 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो इसरो को उस तरह का मटेरियल भी बनाना होगा जो उस तरह की हीट को बर्दाश्त कर सके। साथ ही स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर भी डिजाइन करना होगा। मतलब ये ऑटो पायलट पर ही चलेगा, किसी आदमी या कैप्टन की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। और ऐसा करने के लिए एजेंसी को सॉफ्टवेयर और डिवाइसेस के बहुत सारे टेस्ट करने होंगे। लेकिन एक बार ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई फिर ये हमेशा के लिए अपनी हो जाएगी और इसरो का बहुत सा पैसा बचेगा और हम भी नए तरह के प्रोजेक्ट्स कर पाएंगे। वैसे दोस्तों ऐसी कई रिसर्च होती हैं जिन्हें स्पेस में ही किया जाता है, जैसे बायोलॉजी और फार्मा की रिसर्च ज़्यादातर जीरो ग्रेविटी पर ही कंडक्ट कराई जाती है, और ऐसे एडवांस काम स्पेस में ही किए जाते हैं जिसमें रिसर्च का जरूरी सामान लाने और ले जाने में हमारा फ्यूचर स्पेस विंग्स क्राफ्ट एक ब्रिज की तरह काम करेगा। साथ ही ऊपर सैटेलाइट को ठीक करने का नया रास्ता भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी सैटेलाइट में छोटी मोटी खराबी आने पर भी इन्हें डीएक्टिवेट करके अर्थ पर नीचे गिरा दिया जाता है, तो आरएलवी की हेल्प से उन्हें ठीक किया जा पाएगा। वैसे ये बस एक्सपर्ट के फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं जिन्हें वो एक्सप्लेन करते हैं। हो सकता है कि ये कई गुना ज़्यादा बड़ा बदलाव ला सके। मुझे पता है कि आप बहुत एक्साइटेड हैं कि इस टेक्नोलॉजी के आने से सब कुछ बदल जाएगा, हमारे भारत का नाम होगा। तो ये टेक्नोलॉजी बनकर तैयार कब होगी? एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी या इसकी पहली उड़ान करीब 10 से 15 साल बाद भरी जाएगी, यानी हम इसे सन 2030 तक इसे पहली उड़ान भरते देखेंगे। फिलहाल इस टेक्नोलॉजी के आरएलवी के छोटे बड़े टेस्ट कंडक्ट कराए जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना लेट अगर ये टेक्नोलॉजी बनेगी तो 2030 तक तो स्पेसएक्स जैसी कंपनी बहुत ही आगे निकल जाएंगी, क्योंकि हाल ही में एलन मस्क ने कहा था कि सन 2030 तक मंगल पर कॉलोनी बसा दी जाएगी। और दूसरी तरफ चाइना भी स्पेस फील्ड में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मून और मार्स जैसे मिशन पर चाइना ने बहुत जल्दी ही अपना नाम बना लिया है। कहने का मतलब ये है कि हमारा मोटिवेशन और हमारा डायरेक्शन तो ठीक है, लेकिन हमारी स्पीड इतनी स्लो क्यों है? इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा देती है? अब इसमें बहुत से कारण हैं। स्पेसएक्स जैसी कंपनी एक प्राइवेट फर्म है, साथ ही उसके पीछे एक अरबपति आदमी है जिनका लाइफ का एक ही गोल है कि मार्स पर इंसानी बस्ती बसाना। और अगर चाइना की बात करें तो चीन एक तानाशाह देश है। वो पब्लिक के बारे में इतना नहीं सोचते कि लोग क्या चाहते हैं, उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें जो करना होता है वो वही करते हैं। और अगर भारत की एजेंसी इसरो की बात की जाए तो इसरो को इतनी कम फंडिंग मिलती है कि हमारे खुद के एक्सपर्ट्स, वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉमर्स नासा के साथ काम करने में आकर्षित होते हैं। और स्पेस फील्ड में भी हमारे देश के कुछ महान लोग पॉलिटिक्स घुसा देते हैं, उसके बाद भी ये इतना अच्छा काम करके दे पाते हैं, जो कि वाकई में काबिले तारीफ है। जून 2020 में इंडिया ने स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज को एंट्री दे दी है, यानी अब तक जो काम सरकार देखती थी अब उसमें प्राइवेट कंपनी भी अपनी हिस्सेदारी दे सकती है। अब हमने सबकी बात की है तो जरा खुद के बारे में भी देखते हैं, क्योंकि हम एज ए इंडियन सिटीजन हमारा फोकस कहाँ रहता है, यानी हमारा इंटरेस्ट भी सही जगह पर नहीं है। हरदम टीवी पर हिंदू और मुस्लिम ही चलता रहता है, हर जगह पर बस यही सब कुछ चल रहा है। और इससे पेट नहीं भरता तो फिर चाहिए एंटरटेनमेंट, चीखना चिल्लाना।
यही चलता रहता है हमारे देश में। आपका इंटरेस्ट कभी रहा ही नहीं स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी पर, जिससे गवर्नमेंट पर इस तरह का प्रेशर पड़े और गवर्नमेंट इस पर खर्च करे, इसरो की फंडिंग बढ़े, जिससे नाम बने देश का। अब जाते जाते मैं आपको एक खबर और सुनाता हूँ। दोस्तों, स्पेस रेस का नया युग अब शुरू हो चुका है, क्योंकि स्पेस सिर्फ चुनिंदा पैसे वालों के लिए ही नहीं है। स्पेस का मतलब होता है एक बड़ा, कभी ना खत्म होने वाला रिसोर्स, यानी जिस छोटी छोटी बातों और चीज़ों के लिए, जैसे जमीन और तेल जैसे संसाधनों के लिए पृथ्वी पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वो असीमित मात्रा में स्पेस में मौजूद है। तो जो देश स्पेस में पहले पहुंचेंगे, वो सभी शुरुआती संसाधन भी उनके ही होंगे और उनकी तरक्की का रास्ता भी उसी से तय होगा। और हमारा सबसे बड़ा खतरा है कि हम एक अल्टीमेटम बॉम्ब पर बैठे हैं। कब क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता। अर्थ का एनवायरनमेंट बदल रहा है, सभी संसाधन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और हमारा अभी यही ठिकाना है। जैसे डायनासोर्स और जाने कितने ही ऐसे युग बीते हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखें और गौर करें कि अगर हमने वक्त रहते अपने लिए दूसरे रहने लायक जगह नहीं खोजी तो आगे क्या होने वाला है। वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।